बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं कि 12th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस है उसमें जो सी लैंग्वेज जिस चैप्टर में यूज़ हुई है, हम 2-3 वीडियो में तकरीबन उनको कवर कर जाएंगे, जितना भी सी लैंग्वेज का कोर्स इसमें 12th क्लास में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आई थिंक चैप्टर 8 से ऑनवर्ड चल रहा है, तो हम चैप्टर 8 से ही इसका स्टार्ट लेंगे कि गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जो कि चैप्टर का नाम भी ये है। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट लेंगे। बेसिक चीज़ें इसमें बताई गई हैं और हम इंशाल्लाह उसको कवर कर जाएंगे 2-3 वीडियो के अंदर। चैप्टर 8 को इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी फिर हर वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो देखें कि सी लैंग्वेज का आपको ओवरव्यू दिया गया है इधर स्टार्टिंग पे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। इसको थोड़ा आप रीड करें जी, मैं भी कर देता हूँ कि आ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास वो ऐसी डिवाइस होती है कि जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? जो हम उसे देते हैं। ठीक है, हम उसको कोई इनपुट देते हैं, वो आगे से हमें एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखा देता है। मतलब को वो उसको फॉलो कर रहा है जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। अब देखिए, कंप्यूटर का आपको पता चल गया कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं कंप्यूटर को और वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको फॉलो करता है, वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर प्रोग्राम वो कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि अरेंज्ड फॉर्म में हों, ठीक है, वो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अब आप आई थिंक समझ आ रही होगी। अब बाकी आगे चलते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जी, कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ज़ाहिर बात है कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम है तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। आगे जो चीज़ें हैं वो ये हैं, इंग्लिश आप खुद ही पढ़ लें कि जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या होगी? सी होगी, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पास्कल हो गई, इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ हिस्ट्री है कि ये बनी कब थी, ये लैंग्वेज किसने बनाई थी, ये आप खुद रीड करें। ठीक हो गया। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो इसमें आई थिंक हम कवर करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया जी, डिवेलपिंग आ सी प्रोग्राम। उसके बाद स्टेप वाइज अप्रोच कि सी प्रोग्राम को किस तरह डिवेल्प किया गया या किस तरह अब आप करेंगे, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि राइटिंग एस प्रोग्राम इन सी इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट, कि उन्होंने कहा कि सी का जो प्रोग्राम लिखना इतना मुश्किल नहीं है। आगे जो सारा कुछ लिखा है उसमें यह है कि आपको एक दफ़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई इसके सिंटैक्स की, सिर्फ आपको इसका सिंटैक्स ही याद करना है। जिस तरह का मर्ज़ी कोड आ जाए, जिस तरह का मर्ज़ी आपके पास प्रोग्राम आ जाए, आप उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स उन्होंने बताए गए हैं इसके इंस्टॉलेशन के, कि आप इसको इंस्टॉल करें और कौन सा आप करेंगे। उन्होंने कहा कि हम रिकमेंड करते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस, लेकिन हम जो इसमें आपको मैं ओवरव्यू दूंगा, एक कोड चला के दिखाऊंगा, वो डेव सी प्लस प्लस। ये तकरीबन ये दोनों ना सेम ही है, सिर्फ इनका जो ओवरलुक कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा, एक का वाइट है, एक का ज़रा ब्लू में आ जाता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। तकरीबन ये सेम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस अगर आपने यही करना है, क्योंकि आगे जब आप इस लेवल से आगे जाएंगे तो ये बेसिक लेवल से जब आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे तो आपको ये डेव सी प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो इस पे काम करना पड़ेगा अगर आपको ये इस फील्ड में जाएं आके। तो बाकी हमने डेव सी प्लस प्लस ही किया है। अगर आप ये करना चाहें तो प्रोसेस इसका भी वही है, इंस्टॉल करें आराम से। ना हो तो बताएं, हम वो भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप इंस्टॉलेशन आराम से कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद टर्बो सी प्लस प्लस अ कंपाइलर फॉर द सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज का एक कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस और डेव सी प्लस प्लस, ये सारे कंपाइलर कहते हैं इसको। उसके बाद जी उन्होंने बताया कि टर्बो सी प्लस प्लस इज़ अ बॉर्डलैंड इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज। इन एडिशन टू अ कंपाइलर, टी सी प्रोवाइड्स अ कंप्लीट आई डी ई। ये क्या आई डी ई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या कि आप टर्बो सी प्लस प्लस या कोई डेव सी प्लस प्लस, इस पे आप कोई सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस की कोई आप कोड देते हैं तो वो आपको एग्जीक्यूट करके दे देता है।
इसके बारे में कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि आप किस तरह मतलब इसमें फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उसमें कोड किस तरह करेंगे, फ़ाइल को सेव किस तरह करेंगे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। अगर तो आपने टर्बो C++ किया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सबसे पहले जब फाइल क्रिएट करनी है, आप ये फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें डेव पे इस जगह पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको ज़रा इस जगह पे आ जाएगा अगर टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं। फाइल पे जाएँ, ये न्यू का ऑप्शन आपके सामने, ये देखें ये न्यू आया आपके पास। इस न्यू पे जाने के बाद आप ये सोर्स फाइल पे जब क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस जगह पे फिर आप जाके कोड करेंगे। अभी हम इसको पहले कोड करते हैं, फिर इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया। अभी इन्होंने साथ ही सेव का भी बता दिया, लेकिन हम पहले उसमें कोड लिखेंगे फिर आपको सेव करके दिखाऊंगा ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग आ सी प्रोग्राम। आपने एक सी प्रोग्राम को क्रिएट करना है, फिर उसको सेव करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, ये एडिटिंग में आ जाएगा। ये सारे ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है इसमें उन्होंने बताया है कि आप ओपन किस तरह करेंगे एक सी फाइल, ठीक है, टर्बो C++ पे या डेव पे, तो फिर उसको आपने सेव किस तरह करना है, फिर उसको आपने एग्जीक्यूट किस तरह करना है, ये भी आपको मैं सारा इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखें ये ऊपर जो ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन इसमें है, मेथड सारा सेव है, बस इसकी जो आप कह सकते हैं कि सामने जो आपको उसका बैकग्राउंड नज़र आएगा वो थोड़ा चेंज होगा बस। उसके बाद जी सेविंग अ सी प्रोग्राम, ये उन्होंने बताया कि आप इसको सेव किस तरह करने वाले हैं। ये एक्सटेंशन आपने कोई यूज़ नहीं करनी। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डॉट एक्सटेंशन का वर्ड यूज़ किया है कि ये इस पर रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि ये आप मतलब नहीं यूज़ कर सकते। जब भी एक्सटेंशन की कोई फॉर्म आएगी तो वो यूबंटू टाइप वगैरह में उसमें जब लेक्स या का आप कोई काम करेंगे उसमें ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें आपने कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी सी के लिए भी ना C++ के लिए, ठीक है। ये टर्बो C++ और डेव C++ ये दोनों के लिए यूज़ होता है, सी के लिए भी और C++ के लिए भी। अब इसमें कुछ एक आगे कोड आएगा, उसको हम देख कर ज़रा मज़ीद समझेंगे। इधर कंपाइलिंग अप सी प्रोग्राम, ये देखें एक 8.2.4 8.2.3 उसके बाद 8.2.2, ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको बेसिकली बताया गया है कि आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, फ़ाइल को सेव करना है, फ़ाइल को एग्जीक्यूट करना है, ये चीज़ें, ठीक है। इनको मैं एक ही कोड में तीनों चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा कि ये बेसिकली ये 3 पैराग्राफ में आपको कहा क्या गया है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ आपके पास आती है कि लिंकिंग आ सी प्रोग्राम। एक सेकंड, हाँ इधर यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकिंग आ सी प्रोग्राम। अब लिंकिंग क्या होता है हमारे पास? लिंकिंग का मतलब ये है कि आप जब डिफरेंट लाइब्रेरीज़ लगाते हैं ना, लाइब्रेरीज़ को आपस में लिंक करने के लिए हम लिंकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अब लाइब्रेरी क्या होती है हमारे पास, आगे अभी कोड देखते हैं, उसके अंदर जो स्टार्टिंग पे हैश करके लाइब्रेरी लगी होती है वो हमारे पास लाइब्रेरी होती है। उसके बाद ये फिर वही चीज़ एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम जब आप करेंगे, आप कोड लिखेंगे, फिर उसके ऊपर जो लाइब्रेरी लगी होंगी उसमें लिंकर भी लगा होगा, ठीक है। उसमें आपके पास सेविंग वाली ऑप्शन भी होगी, उसका एग्जीक्यूटेबल वाली ऑप्शन भी आपके पास होगी। ये सारा उन्होंने बताया कि आप उनको कमांड के थ्रू किस तरह कर सकते हैं और वैसे आप उसको फाइल के थ्रू किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सारा क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, ऊपर इसके नीचे उन्होंने एक फ़्लो चार्ट टाइप एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। उन्होंने बेसिकली ये बताया कि आपके पास एक फ़ाइल किस तरह क्रिएट हो के एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल किस तरह बन जाती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो क्या आपके पास होती है, सोर्स फाइल होती है। अगर तो वो सोर्स फाइल ये जो आपने बनाई, ठीक है, वो फर्स्टली सोर्स फाइल क्या करेगी, उसको ट्रांसलेट करके प्रोग्राम देखें जी। अभी जो कंपाइलर है वो सोर्स फाइल को थोड़ी आपके मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को तो वो उसको पता ही नहीं है, क्या अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। उसको मशीन कोड चाहिए, वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। ये देखें, अगर तो ये ट्रांसलेशन उसकी सही होगी, मशीन कोड बन गया तो सक्सेसफुल हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर ये ना हुआ, फेलियर होगा, ये सारा प्रोसेस दोबारा चलेगा, फिर इधर आएगा, फिर ये नीचे चला गया, ठीक है। अगर हो गया इधर से तो इधर आ जाएगा डायरेक्टली, और इधर आके आपका पास लिंकर वाली फ़ाइल चलेगी। जो भी हमने लिंकर का कॉन्सेप्ट देखा कि जो लाइब्रेरीज़ होती है उनको लिंक करने के लिए हम लिंकर का इस्तेमाल करते हैं।
लगा लें कि लिंक भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, या तो F11 का बटन दबा दें, अगर नहीं तो ऊपर रन का अभी वो एग्जीक्यूटेबल का मतलब कोई ऑप्शन होगी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद वो आपका मतलब कि लोड होगा, तो वो सारी मतलब कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे कुछ टाइम लेगा लोडिंग के लिए, दोबारा से फिर आपके पास आउटपुट आ जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, ये दे दिया गया है। ये प्रोग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक बेसिक सी का स्ट्रक्चर होता किस तरह का है। हैश इंक्लूड, ये आपने ये चीज़ें लगानी है साथ। उसके बाद stdio.h, ये मैं आपके सामने लिखता हूँ ताकि फिर क्लियर होगा। अब देखें, ये सबसे पहले तो आपको फ़ाइल क्रिएट करना आ गई। फाइल पे गए, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद आपने सोर्स फाइल पे क्लिक किया तो आपकी ये फ़ाइल क्रिएट हो गई, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे हैश, ठीक है, इंक्लूड, जिस तरह लिखा है उसी तरह ही ये लिखा है stdio.h, ठीक है। अभी ये stdio.h, ये हमारे पास ये सारी एक लाइब्रेरी है ये। अब ये .h क्या है, इसके बारे में आगे एक हिस्ट्री है, वो भी अभी पढ़ते हैं कि क्या है .h। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, void main, आपने इसी तरह ही लिखना है void main। void क्यों लिखा है हमने, void का मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ रिटर्न में नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई रिटर्न में चीज़ चाहिए होती तो आप यहाँ पे लिखते इंट, यहाँ पे आपने ये चीज़ लिख दी। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट्स लगा दी। अब ये ब्रैकेट्स के बारे में भी अभी बात करेंगे कि ये क्या होती हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम प्रिंट क्या कराना चाह रहे हैं, प्रिंट एफ आपने किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ, ये किया। उसके बाद इसके बीच आपने डबल कोट लगाया, उसके बीच आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाया। अब देखें क्या इसी तरह लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आपने लगा दिया। अब आपने इसको सेव करना है, या तो आप डायरेक्टली कंट्रोल एस करें, कंट्रोल का बटन दबाएं और एस का बटन दबाएं तो ये सेव हो जाएगा। अगर इस तरह आपको नहीं करना आ रहा, फाइल पे जाएं, ये सेव आपको नज़र आ रहा है, इसको सेव कर लें, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किधर आपने ये फ़ाइल सेव करनी, मैं इसकी फ़ाइल का नाम रखता हूँ सी प्रोग्राम, ठीक है। इसको मैं इधर ही इनके साथ ही रख देता हूँ कहीं। अभी उस जगह पे चला गया। अभी आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, बता देगा। इसको हम इधर से ख़त्म करते हैं। अब हम इसको इस जगह से कंपाइल एंड रन करते हैं, या आप इसको डायरेक्टली इस जगह से एग्जीक्यूट पे जाकर कंपाइल एंड रन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर हम इंट अगर लिख के करें तो क्या ये चलेगा, सॉरी, इधर लिखते हैं इंट, इधर हम कुछ भी नहीं लिखते। अब चलाते हैं, अब देखें। अच्छा जी, तो ये आउटपुट हमारे पास आ चुकी है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था इस जगह पे। इधर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो इधर आपके पास एग्जीक्यूट होके आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। चलेंगे अब आगे चलते हैं इधर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये दो चीज़ें हमें बताई गई हैं इस कोड के अंदर कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हैज़ टू पार्ट्स। इस प्रोग्राम के दो पार्ट हैं, क्या क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड मेन फंक्शन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, हमारे पास ये हैश इंक्लूड stdio.h। इस लाइब्रेरी के पीछे बहुत ज़्यादा कोडिंग हुई पड़ी है, ठीक है। ये लाइब्रेरी आप अपने खुद भी बना सकते हैं वैसे। और दूसरा जो पार्ट है आपके पास क्या है, मेन फंक्शन, जिसके अंदर आपकी बॉडी पड़ी होती है, सारा कोड पड़ा होता है आपका। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है हमारे पास, उसके अंदर आपको ये अलग अलग चीज़ें बताती है। ये आपके पास होता है प्री प्रोसेसर। हैश क्या होता है, इंक्लूड का होता है, स्टूडियो stdio, ये लाइब्रेरी क्यों लगाई है आपने, .h की एक्सटेंशन क्यों लगाई है, इस सारे को यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, ये आप खुद रीड करेंगे, ठीक है। अगर समझ ना आए फिर मैं आपको बता दूँगा। लाइब्रेरी का असूल है कि हमेशा उसके स्टार्टिंग पे अपने हैश लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंक्लूड लगाना है, उसके बाद जो सी लाइब्रेरी आप लगाना चाहिए, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लगा दें C++ के लिए, इसके लिए stdio.h लगा दें। अब .h क्यों लगाया, ये एक्सटेंशन क्यों लगती है, ये आप इधर से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि ये क्यों लगती है, ठीक हो गया। ना समझ आए फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद ये फिर वही बात की उन्होंने, इसका सिंटैक्स बताया गया है, सिंटैक्स एंड, और उसके बाद एग्जांपल दे दिए। ये देखें एक मैथ .h, अगर आप कोई मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर,
जिस तरह मैट्रिक का क्वेश्चन होते हैं कि 2x2 मैट्रिक, वो भी इस पे साथ आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप math.h करेंगे। इस तरह से हर चीज़ के लिए अलग लाइब्रेरी होती है, वो उस तरह से आप कर लेंगे। अगर आप कोई इनपुट देना चाह रहे हैं तो आप इसको स्कैन एफ करेंगे। अगर आप उसको आउटपुट लेना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप प्रिंट एफ कर देंगे। बाकी आप उसके लिए उन्होंने क्या क्या हेडर फाइल आपके पास math.h कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन, वही चीज़ के मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए आप ये math.h की लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये आप खुद रीड करें, आसान सी चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद हमें कहा गया है ये वाली चीज़ देखें, फंक्शन मेन। अब मेन फंक्शन क्या, अभी ऊपर अब मैंने जो कोड प्रिंट करवाया इंट मेन लिखा था ना मैंने, उसके बीच मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा। अभी याद रहे कि जब आप कंपाइल करेंगे उधर वॉइड मेन लिखा था, वॉइड से शायद आपका कोड चले ही ना, तो आप उसको इंट करेंगे क्योंकि आप कोई चीज़ प्रिंट तो करवा रहे हैं ना। वॉइड में तो कोई चीज़ प्रिंट होती ही नहीं। वॉइड का मतलब होता है कि आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, आउटपुट में चाहिए कुछ नहीं। ठीक है, उस जगह पे आप इंट लगाएंगे ताकि आपकी एक आउटपुट जो आपने दी हुई है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे मेन फंक्शन में। जिस मेन फंक्शन असल में हमारी बॉडी होती है जिसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, जिसके अंदर आप अपना कोड लिखते हैं, आप फंक्शंस को कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद ये सारा कुछ बताया गया कि फंक्शन क्या होता है। सी प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड फंक्शंस। दिस डिवीजन इज यूजुअली डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी वेयर एवरी फंक्शन कैरीज आउट सिंगल टास्क। ठीक है, हर फंक्शन को एक एक टास्क असाइन किया गया होता है जो हम वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अभी यहाँ पे ये देखेंगे, बता दिया कि ये आपका पास मेन चीज़ थी और ये बीच आपके पास बॉडी है, जो दो ब्रेसेस आई हैं इसके बीच बॉडी आ जाती है। जो चीज़ आप या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या इनपुट देना चाह रहे हैं या वहाँ पे फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेन फंक्शन के अंदर होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है मेरे पास के डेलीमीटर्स क्या होता है। अब ये देखें, इस मेन फंक्शन को मतलब कि यहाँ पे बनाने के बाद आपने ये दो ब्रैकेट्स लगाई, ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग, करली ब्रैकेट्स कहते हैं इसको। इन इन दो करली ब्रैकेट्स को हम क्या कहेंगे, डेलीमीटर्स। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आए डेलीमीटर व्हाट इज़ डेलीमीटर्स, तो आप ये इसको लिख सकते हैं। ये जो दो ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस जो होती है हमारे पास, आप इसको क्या कहेंगे, डेलीमीटर्स, जो मेन फंक्शन में या किसी भी फंक्शन के साथ लगती है आगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है हमारे पास के हर स्टेटमेंट के बाद आप ये सेमी कॉलन लगाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए कि इधर ये टर्मिनेट हो गई है, रुक गई है इधर। ठीक है, वो हमारे पास होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका कोड ही नहीं चलेगा। उसके बाद फंक्शन प्रिंट एफ, वही चीज़ जो अभी प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, सी प्रोग्राम के लिए प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस के लिए सी आउट करेंगे बस। तो ये आपका प्रिंट एफ हो गया। सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद कुछ एरर्स बताए गए हैं कि कॉमन प्रोग्रामिंग एरर क्या क्या होते हैं। इसमें कुछ एरर लिखे हुए हैं, उनमें एक सिंटैक्स एरर है, एक रन टाइम एरर है, एक लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है मेरे पास कि जब आपने कोई कोड चलाया, फॉर एग्जांपल आपने टर्मिनेटर नहीं लगाया, जैसे ऊपर अभी सेमी कॉलन का मैंने बताया, तो वो सिंटैक्स एरर में आएगा कि कुछ चीज़ मिसिंग आपसे होगी है लिखते हुए। ठीक है, मतलब राइटिंग में कोई चीज़ मिसिंग हो गई तो वो आपका कोड चल नहीं रहा, सिंटैक्स एरर उसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखें इधर इसकी एग्जांपल में भी ये लिखा हुआ है मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे मतलब कि मिस हो गई हो लिखते हुए सिंटैक्स को। रन टाइम एरर ये होता है कि आपका कोड चल तो रहा है लेकिन आपने कोड के अंदर चीज़ें कुछ इस तरह से इनिशलाइज करवाई हैं कि जो मतलब कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको ज़ीरो कर रही है। मतलब कि आपको शो कुछ भी नहीं हो रहा उस जगह पे ना। आपने अगर कहीं ऊपर कोई लूप चलाया हुआ है तो आपने फर्स्टली उसको इनिशलाइज ही ज़ीरो कर दिया कि वो चले ही ना, वो रन टाइम एरर होता है। उसके बाद लॉजिकल एरर आ जाता है हमारे पास। लॉजिकल एरर का ये है कि लॉजिकली कोई चीज़ गलत कर दी आपने। जैसे आप 10 का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसका लूप 1 से आगे को चलाएंगे ना 10 की तरफ, लेकिन आपने उसका बैकवर्ड चला दिया तो वो आपका लॉजिक ही गलत है, वो आपका लॉजिकल एरर होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं जैसे लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मैं इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ, बाकी आप इसको ब्रीफली रीड करें इधर से। लो लेवल लैंग्वेज में भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं आगे, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज की अगर बात करें तो मशीन लैंग्वेज में आ जाता है कि जो मतलब कि कंपाइलर की लैंग्वेज होती है, कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कि आप कह सकते हैं कंप्यूटर को जो चीज़ समझ आ रही है, जो अंडरस्टैंड कर सकते